मॉर्निंग सभी को। हेलो 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 हेलो। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं। हाँ हाँ। कौन सा है? मेंसुरेशन नहीं, ज्योमेट्री। कहाँ पढ़ रहे थे भाई, कुछ याद है? थोड़ा दिखाइए तो। आखिरी में क्या देखे थे? देखिए, मैंने इसके बारे में क्या बताया, थोड़ा देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। आपको याद होगा, मैंने कहा था जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, है ना? तो आप देख सकते हैं ये क्या है, त्रिभुज की भुजा है, दोनों त्रिभुज का। ये भी जो है ना, दोनों त्रिभुज की भुजा है, और ये भी दोनों त्रिभुज की भुजा है। और तीनों भुजाएं अनुपातिक होंगी, मतलब समान अनुपात में होगा। देख लीजिए, अनुपात समान है। साथ साथ जानते हैं, पैरीमीटर ऑफ ए बी सी और पैरीमीटर ऑफ डी ई एफ, ये भी आपस में क्या होगा? समान अनुपात में ही होगा। मतलब जो भुजा का अनुपात होगा वही किसका होगा? परिमाप का अनुपात होगा। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पहला वाला था, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा था? डीईएफ था। फिर उसी रेशियो में पता है क्या होगा? R1 R2 होगा। देखिए, छोटी आर है, और छोटी आर क्या बता रहा है? इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। जैसे इधर वाले त्रिभुज का इन रेडियस और उधर वाले त्रिभुज का इन रेडियस का भी रेशियो क्या होगा? इसी रेशियो में होगा। जितना अनुपात भुजा का हो गया, समझिए उतने अनुपात पैरामीटर का भी होगा, रेडियस का भी होगा। कैपिटल R1 कैपिटल R2। तो कैपिटल आर क्या बता रहा है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस समझ रहे हैं? ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के बाहर में वृत्त है, उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी आर कहते हैं। और कोई त्रिभुज के अंदर में वृत्त है तो इसकी त्रिज्या को हम छोटी आर कहते हैं। हाँ। H1 H2। H1 क्या है यहाँ पर? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड को आप चाहे तो शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। शीर्ष लंब। शीर्ष लंब। जैसे त्रिभुज है, यहाँ से इस पे डाल दिए लंब, इसी को हम शीर्ष लंब कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। तो इधर वाले त्रिभुज ए बी सी का एल्टीट्यूड और ये डी एफ का एल्टीट्यूड का भी रेशियो क्या होगा? वही होगा जो इन सभी का होगा। सब देख रहे हैं, बराबर में बीच का साइन दिया हुआ है। M1 M2। M1 यहाँ पर माध्यिका हो गया, एम कहाँ पे लिखा होगा कहीं पर? देखिए, एम मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अभी माध्यिका आपको हम पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना? बस ध्यान रखना है कि माध्यिका होता है त्रिभुज का। फिर A1 A2 का मतलब क्या हो गया पता है? देखिए, एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाई सेक्टर की चर्चा हो चुका है कोण समद्विभाजक का। जैसे ये त्रिभुज है, और त्रिभुज का ये कोण है। कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को खींच दीजिए, इसी का नाम होगा एंगल बाई सेक्टर होगा। तो एक त्रिभुज के एंगल बाई सेक्टर को A1 कहा गया, और दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल बाई सेक्टर को A2 कहा गया। तो एंगल बाई सेक्टर का भी रेशियो वही होगा, है ना? किसका किसका बोलिए? भुजा का, परिमाप का, अंतः त्रिज्या का, बाह्य त्रिज्या का, ऊंचाई का या शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, माध्यिका का, और कोण समद्विभाजक का। सब का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सबका रेशियो आपस में बराबर होता है। और रेशियो है तो कोई ना कोई कांस्टेंट के तो बराबर होगा ही होगा। कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर ही होगा, इसलिए हमने के लिख दिया। अब देखिए, इतना के बराबर और क्या हो सकता है? तो देखिए, A1 A2 एरिया को बता रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या लिखा हुआ है, हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखा है a1/a2, a1/a2 का पावर 1/2 है, इसका मतलब होगा अंडर रूट a1/a2। हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है। अगर 1/3 पावर है तो आप समझो ये क्यूब रूट होगा आपका। 1/4 अगर पावर है तो समझो ये क्या होगा, फोर्थ रूट आपका होगा। समझ में आया बात है, ये चीज आपका होगा 1/4 मतलब फोर्थ रूट आपका हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो के बराबर नहीं होता है, एरिया के स्क्वायर रूट के रेशियो के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं 25 दिया है एरिया और 36 दिया है, तो क्या ये सब 25/36 होगा, नहीं, 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, 5/6 के बराबर होगा। याद रहेगा, भुजाओं का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, ऊंचाई, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, सब का अनुपात समान होता है, लेकिन क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना वो इसके वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है ना। अब क्वेश्चन जानते हैं कहीं से दे देगा आपका, इतना सारा है ना, कहीं एक दो जगह से आपका सवाल दे देगा, है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, बस चीज को थोड़ा री कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही चीज है वापस, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर, देखिए सिमिलरिटी का साइन है ये जो है ना, ये सिमिलरिटी का साइन है आपका, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बताइए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, एंगल 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 क्राइटेरिया से। नहीं नहीं दिख रहा है कि ई वाला कोण इसके बराबर है, ई वाला डबल वाला ये इसके बराबर है, और ट्रिपल वाला ये वाला इसके बराबर होता है। तो तीनों कोण बराबर है, तो एंगल 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 क्राइटेरिया सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्या है, रेशियो है, ऊपर नीचे लिख दिए रेशियो है। तो दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल का रेशियो होगा वो भुजा के अनुपात के बराबर नहीं होगा, भुजा के स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर के रेशियो में आपका होगा। आप चाहे तो यही स्क्वायर को इधर जब लाइएगा, जैसे उसको आप छोड़ दीजिए उधर, आप इतना सिर्फ देखिए, सिर्फ इतना देखिए, यही वाले स्क्वायर को जब आप इस तरफ लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से कट के अंदर रूट हो जाएगा। तो यही चीज ना ऊपर में लिखा हुआ था, यहाँ पर a1 लिखा हुआ था, यहाँ पर a2 लिखा हुआ था, अंडर रूट, अंडर रूट। वही रूट को जब उधर भेजेंगे तो भुजा पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, परिमाप के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। वो समझिए ना कि परिमाप, भुजा, ऊंचाई, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, शीर्ष लंब सब एक पीढ़ी का है, सब एक जनरेशन का है, सब भाई भाई है ना। हाँ, सबका बाप यहाँ पर कौन है, एरिया है। एरिया इक्वल होने के लिए ये सबको स्क्वायर होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आया, वो सब एक जनरेशन का है और एरिया एक जनरेशन ऊपर का है ना। हाँ, इस सब का जब स्क्वायर करेंगे तब एरिया के बराबर होगा, है ना। तो ये चीज को आप लिख लेंगे यहाँ पर। जल्दी से नोट करिए। क्वालिटी को और सही करिए, मस्ती। चलिए थोड़ा तेजी से, हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, सही है।
इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय। देखो, थेल्स प्रमेय क्या होता है जरा सुनिएगा, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस मिलता है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंगल है, नाम हमने दे दिया ए बी सी। ये भुजा कौन सा है? बीसी है, बीसी है, भुजा बीसी है। अब इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, इसी के जस्ट पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, इसी के जस्ट पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया। पता है, इसको हमने डी कह दिया और ये यहाँ पर आपका ई हो गया, ई हो गया। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है सुनिएगा, थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा कौन बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के पैरेलल कौन खींचे? डी खींच दिए। अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा में कौन कौन हो जाएगा? ए बी और ए सी। इसके तो आप पैरेलल खींचे हैं, बीसी भुजा का पैरेलल ही आप खींचे हैं, तो त्रिभुज का अन्य दो भुजा में हो जाएगा ए बी और ए सी, है ना। तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा, पर बोर्ड के एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछता था, 5 या 6 नंबर का आपका, है ना। तो यहाँ पर कंपटीशन में प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्रूफ देखे 10-10 मिनट में गुरुजी समझाते थे क्या क्या, दिस डेट फलना ढिकना गिवन, है ना, कंस्ट्रक्शन। तो उस उतना कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब क्या है कि अगर BC और DE पैरेलल है, देखो इफ है BC पैरेलल DE, है ना, देन रिजल्ट क्या होगा? समान अनुपात में बांटती है। मतलब क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आपका पहला नंबर, AD बटा DB बराबर AE बटा EC आपका होगा, समान अनुपात में बांटती है। जितना रेशियो इधर AD और DB का होगा, ठीक उतना ही रेशियो AE और EC का होगा। ये चीजें आपका है, तो ये ध्यान रखना है, ये चीजें ध्यान रखना है। एक और चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? उल्टा भी सत्य है। थेल्स भी पढ़े होंगे और थेल्स का विलोम भी पढ़े होंगे, है ना। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर यही भाषा को उल्टा लिखना हो, उल्टा लिखने का मतलब फिर से इतनी चीज को लंबा चौड़ा लिखना, तो उल्टा ना लिखने के लिए उसके जगह पर आप ये वर्ड का यूज कर सकते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सत्य। अब कहोगे इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा होगा, जानते हैं क्या? त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। ये थेल्स का विलोम हो गया। पहले ये थेल्स अगर सीधा अगर है तो उसमें क्या है कि तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर आ गया पहले, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये अनुपात वाला टर्म चल गया पीछे, समांतर वाला आगे। अब देखिए हम थेल्स का विलोम बोल रहे हैं। विलोम का मतलब हो गया कि त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा, अनुपात आ गया पहले, तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर चला गया पीछे आपका। अब थेल्स के सीधा में समांतर पहले था, अनुपात पीछे था, और विलोम में अनुपात पहले हो गया, समांतर पीछे हो गया। मतलब वही चीज की ये जो लिखा है ना, इसी को आप उल्टा क्रम में पढ़िएगा तो वही थेल्स का विलोम हो जाएगा। फिर से पढ़ दे रहा हूं, सीधा थेल्स क्या है? सीधा थेल्स क्या है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब उल्टा पढ़िए, कहेंगे किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा कौन? DE तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये थेल्स का उल्टा है।
तो आप सभी को ध्यान रखना है, कहेगा और इसके अलावे और क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगला देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए, रुकिए रुकिए अभी बताइए। बीसी और डी पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे? संगत कोण से, कोरोस्पोंडिंग एंगल मैंने पढ़ाया था कि पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल, और ये कोण एक ही तरफ का कोण क्या होता है? बराबर संगत कोण से होता है। उसी प्रकार इधर से ये दोनों बराबर होगा है। अब कौन सा त्रिभुज? पहला त्रिभुज सब लोग देखिए, ए डी ई, छोटका ई वाला, और दूसरा बड़ा वाला ए बी सी। आप बताइए, छोटा त्रिभुज ए डी ई, बड़ा त्रिभुज ए बी सी, क्या इन दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर है? मैंने एक बात ये भी बताया था, किसी त्रिभुज का दो कोण जब बराबर होगा तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। तो समझो ये वाला भी क्या हो गया? बराबर हो गया। ऐसे ही कॉमन हो गया, छोटका त्रिभुज में भी ये कोण है और बड़ा वाले त्रिभुज में भी ये कोण है ना। तो एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण बराबर हो गया। दो त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर, तो क्या दोनों त्रिभुज को क्या आप सिमिलर कर सकते हैं? सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं पढ़ाते, एंगल एंगल एंगल। किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो समझो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन? एडीई और एबीसी, छोटका बड़का दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिभुज एडीई इस सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर है का ना, सिंबल ही है। ट्रायंगल डी ए बी सी, किससे? तो एंगल एंगल से। दो ठो एंगल भी बराबर होगा तो भी सिमिलर होगा, मैंने इसकी चर्चा किया है। तो और क्या हो सकता है आप ही बताइए। आप ही बताइए, यहाँ पर देखिए, आप ही बताइए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, इस सेकंड नंबर के लिए, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो क्या उनकी दोनों भुजाएं अनुपातिक होंगी? सभी भुजाएं अनुपातिक होंगी। देखिए कौन कौन भुजा होगा, देखो यहाँ पर एडी, छोटका त्रिभुज का भुजा एडी, तो बड़का त्रिभुज का भुजा ए बी। देख लीजिए वहां मिलाते जाइए। फिर जानते हैं कौन है? छोटका त्रिभुज का भुजा ए ई, तो बड़का त्रिभुज का भुजा ए सी। फिर छोटका त्रिभुज की भुजा इधर लीजिए डी ई, फिर इधर बटा बी सी, है कि नहीं है ना। तो आपको याद रखना है कि थेल्स प्रमेय में छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप भी होता है, ये होता है। तीन बातें आप ऐसा नहीं, समरूप प्रूफ करने नहीं लगना है। कभी भी एक भुजा के समांतर रेखा खिंचाएगा ना तो समझो वहां थेल्स लगेगा, और छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो जितना सिमिलर का प्रॉपर्टी होता है कि परिमाप का अनुपात, भुजा का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, कोण समद्विभाजक का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, सब आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इतनी चीज को नोट करिए। सर पैकेज 10 ओनली CHSL के लिए है यार, कोई और भी एग्जाम में ले सकते? ऐसे तो फिलहाल CHSL स्पेशल ही चल रहा है, टेस्ट सीरीज CHSL स्पेशल ही टेस्ट सीरीज चल रहा है, लेकिन दूसरे एग्जाम में भी फायदा होगा ऐसा कुछ नहीं। गणित में सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क होता है। ऐसे भी CHSL में लेवल पहले के कंपेरिजन में कम कर दिया है, क्योंकि 60 मिनट है और 100 सवाल है। 60 मिनट में टाइम दे रहा है और 100 सवाल है। 2022 का आप CHSL का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, पहले के कंपेरिजन में कितना आसान पूछा है। आसान ही पूछेगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो CHSL स्पेशली ही चल रहा है ना, लेकिन अदर एग्जाम में भी फायदा आपको हो। पढ़ा जाए। फोटो बना लीजिएगा इधर वाला।
हेल्स में याद रखिएगा, मैंने इतनी बातें बताया है। ऊपर में हेडिंग लगाया था ना, थेल्स पर में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। अगला है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, है ना। देखिए, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं ट्रायंगल कौन सा है। ट्रायंगल है ए बी सी, दो ट्रायंगल हैं। और पता है बिंदु डी जो है ना, ए बी का मिड पॉइंट है। सब याद रखना है, कहाँ कौन लग जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ए बी आपका देख लीजिए भुजा है, और उसका मध्य बिंदु कौन है? डी है, ये मध्य बिंदु है। और ए सी भुजा है और उसका मध्य बिंदु ई है। अब ऐसा नहीं सोचना सर लग नहीं रहा है, लग रहा है तनी सा नीचे है ना। तो मान लीजिए, है ना, तनी मानी ऊपर नीचे है तो मान लेना है। ज्योमेट्री में जो चीजें कहता है वही मानना है। लग क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो मामला क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, देख लीजिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देख लो मिड पॉइंट को हमने मिला दिया। तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तीसरी भुजा कौन है? कौन कौन भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए थे? ए बी और ए सी को, इसी का मिड पॉइंट को मिलाए। तो तीसरी भुजा का काम कौन करेगा? बी सी। तो बी सी के समांतर होती है और आधी होती है, लंबाई में आधा हो जाएगा। अगर ये तीसरी भुजा सपोज 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधा लेकिन कब होगा? जब मिड पॉइंट को मिलाइएगा। आप मिड पॉइंट को मिलाइएगा तब आपका होगा। ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है। और फिर एंड देख लीजिए यहाँ पर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा? उल्टा भी सही होगा। उल्टा कहोगे सर उल्टा क्या होगा? तो आप सीधी सी बात आप समझ सकते हैं। देखिए, अ, त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर और आधी लंबाई की खींची गई रेखा। उल्टा सुनिएगा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर और आधी लंबाई की खींची गई रेखा। ये जो आधी और समांतर सीधा में ही लास्ट में चर्चा हो रहा है। तो अगर उल्टा बोलना है तो ये वाला पहले करना पड़ेगा और शुरू में जो है उसको पीछे करना पड़ेगा। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर और लंबाई में आधी खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं का मध्य बिंदु होता है। अन्य दो भुजाओं का मध्य बिंदु होता है या मध्य बिंदु को मिलाता है। अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता है, तभी जो है इसके पैरेलल भी होगा और लंबाई में इसका आधा भी होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। आप देख सकते हैं डी क्या है? तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ई क्या है? तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हाँ, और फिर पहला नंबर क्या हो गया? पहला नंबर आपका रिलेशन हो गया कि डी ई पैरेलल बी सी। और दूसरा नंबर आपका रिलेशन हो गया कि डी इक्वल टू बी सी बाई 2। नोट करिएगा।
एथ हेल्स पर में सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम है। बड़े आगे। सुशील कुमार क्या बोल रहा है, बहुत स्लो पढ़ाते हैं तेरी। देखो ऑफलाइन भी साथ में पढ़ा रहे हैं ना, तो छापना भी होता है। आप ऐसा करो, 8 बजे जो हमारी क्लास है ना, आप 9 बजे से लो आप, ठीक है। और उसका स्पीड कर दो 2x, ऑटोमेटिक जो है आपकी रेंज में आ जाएगा, है ना। दोगुना स्पीड कर दीजिए। याद हुआ, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है, आधी होती है। क्या बोले? उल्टा? याद का कोई मतलब नहीं है, रटना भी नहीं है, बस माइंड में लोड रहना चाहिए कि वो पैरेलल रहेगा ना, और आधा रहेगा ना तो मिड पॉइंट होगा। पैरेलल रहेगा, लंबाई में आधा रहेगा, तो मिड पॉइंट को मिलाएगा। ये उल्टा हो गया और क्या, कि पैरेलल रहेगा, आधा रहेगा तो मिड पॉइंट को मिलाएगा। देखिए कंपटीशन में क्या है ना, कि वो भाषा रटने का कोई मतलब नहीं है, डिफिनेशन रटने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हाँ फिगर समझ जाना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में रटना पड़ता था, वहाँ परिभाषा पूछता था, कंपटीशन में परिभाषा नहीं पूछता है। फिगर को लोड करिए माइंड में, है ना, कि ये अगर दूगो कहीं भी दिख जाएगा, अगर दूगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है और दूगो भुजा का मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो एक मतलब आधा होगा लंबाई में और समानांतर होगा। बस खाली ऐसा ही है, ध्यान में रखना है। क्या बोले? जब पैरेलल हो गया तो सिमिलर होगा ही होगा। पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल, तो ई कोण और ई कोण बराबर, ई कोण और ई कोण बराबर, दो को कोण बराबर समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा तो भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक। और अनुपात कितना होगा? ये दोनों बराबर है, 1:1 होगा। कितना होगा? बराबर मिड पॉइंट है तो कितना होगा? 1:1 होगा। इधर से भी 1:1 आपका होगा। और यहाँ कितना होगा? 1। और ये कितना? 2 हो जाएगा। नहीं, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, कैसे पढ़े थे? सिमिलैरिटी, समरूपता, वैसी है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। इसमें कुछ चीजें है, इसको झट से छापिए एकदम लगातार, फिर मैं समझा दूंगा, है ना। देखो बोल भी दे रहे हैं साथ साथ। आप देखिए, मैंने आपको समरूपता पढ़ाया था, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या था पता था? उसमें शेप क्या था? सेम था। याद है? शेप जो था ना, वो क्या था? सेम था। बट साइज में बी डिफरेंट और नोट, मैंने लिखा था ना, साइज डिफरेंट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, साइज में बी डिफरेंट और नोट। बट यहाँ पर साइज एंड शेप आर सेम, देन बोथ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, डिट्टो एकदम, तनिक भी फर्क नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान। जैसे ये देखिए, हमारा दोनों जो हथेली है, हमें लगता है सर्वांगसम ही है। आगे पीछे वाला क्या दिख रहा है आपको? अगर पीछे वाला दिखेगा तो समझो बड़े छोटे, सर्वांगसम ना है ना। अगर इसको इधर किए तो भी पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है? सर्वांगसम आपका सर्व अंग समान होना चाहिए। सर्वांगसम आकृति में एक आकृति को आगे रखिएगा तो पीछे वाला ढक जाएगा, और पीछे वाले को आगे रखिएगा तो आगे वाला ढक जाएगा।
वैसी सारी आकृति को आप सर्वांगसम कह सकते हैं, है ना बात। तो इसका क्या होता है, शेप भी सेम होगा और साइज भी एकदम डिट्टो सेम होगा, छोट बड़ा नहीं होगा, साइज भी सेम और शेप भी सेम। लेकिन पीछे वाले में आपका साइज में भी डिफरेंट और नोट, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है आपका साइज पीछे वाला, लेकिन आकार एक ही तरह का होना चाहिए, त्रिभुजाकार। उसमें आपको याद होगा कोण बराबर होता है, उसमें उसमें सिमिलरिटी में कोण बराबर और भुजाएं क्या था, समानुपाती, याद है। वहां पर कोण बराबर होता था और भुजाएं समानुपाती होती थी। यहाँ पे देख लीजिए भुजा समानुपाती नहीं है, दो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण और भुजा बराबर होता है। फर्क है दोनों में, दोनों को सेम मत समझिएगा। कोण उसमें भी बराबर, कोण इसमें भी बराबर, उसमें भुजा समानुपाती और इसमें भुजा बराबर। सर्वांगसम में सब कुछ बराबर होता है, कोण भी भुजा भी। त्रिभुज में तो यही तो है, कोने और भुजा तो है, तीसरा क्या है, कुछ नहीं। त्रिभुज में क्या होता है, कोण और भुजा, तो दोनों बराबर सर्वांगसम में होता है। सर्वांगसम का जो सिंबल होता है ना वो इस तरीके से होता है, समरूप में खाली ई वाला होता है, ऊपर वाला ई। अब बराबर का चिन्ह दे के और ऊपर में इसे समरूप वाला साइन लगा देंगे तो इस साइन को बोलते हैं, पूरे को सर्वांगसम का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। यहाँ पर एंड सीधे लगा दें, एंड डायरेक्ट, देन मत लिखिएगा, एंड मतलब सर्वांगसम है तो कोण भी बराबर एंड भुजा भी बराबर, संगत भुजा। वहां देन नहीं लिखना, देन गलत है, एंड एंड, कोण भी बराबर भुजा भी बराबर। बढ़े आगे। तो उसमें इसमें फर्क बताइए, समझ में आया नहीं आया। पीछे वाले में क्या था, समरूप में कोण बराबर था, अब भुजाएं समानुपाती, इसमें क्या है, कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, है ना। समरूप का सिंबल सिर्फ ये था, सॉरी ये सिंबल का आपका समरूप का था, इसी में इसे बराबर के ऊपर लिख दी, सर्वांगसम हो गया। आप याद करिए समरूपता में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था समरूप होने का, एंगल एंगल एंगल। आप डबल एंगल भी कर सकते हैं, ट्रिपल एंगल भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था समरूप होने का। लेकिन सर्वांगसम होने का चार चार क्राइटेरिया आपका होगा, चार चार क्राइटेरिया आपका होगा, चारों क्राइटेरिया पर हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या होता था समरूप में, समरूप में शेप तो सेम रहता था बट साइज क्या रहता था, डिफरेंट और नोट, डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या, सर्वांगसमता में क्या है कि साइज और शेप सब बराबर है। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान, शेप भी सेम साइज भी सेम, कोण भी बराबर भुजा भी बराबर। अनुपातिक किस में होता है, समरूपता में होता है। देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो कोण भी सेम है नहीं, और यहाँ पे एंड भुजा भी सेम। कोण के सामने वाली भुजा को संगत भुजा कहते हैं, है ना। कुछ कहना है इसमें, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन, यहाँ पर कौन कौन है, कंडीशन यहाँ पर कौन कौन सा है जरा ध्यान दीजिएगा सब। कंडीशन क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका सर्वांगसम होने के लिए ये चार क्राइटेरिया है। अब देखो समझिए पहले तब छापिएगा, मेरी बात को एक मिनट सुनिए। देखिए पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, साइड साइड साइड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर रहेगा, किसी दो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है। जैसे एक त्रिभुज इधर है और दूसरा त्रिभुज आपका ये है, अगर तीनों भुजा बराबर है किसी न किसी तरीके, जैसे ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो,
तो क्या दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं है? अब भुजा कोई जरूरी नहीं कि इसके बराबर यही हो, इसके बराबर, ई वाले के बराबर, ई वाले के बराबर यही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में घुमाया रहेगा, वो इसके बराबर दे देगा, ये इसके बराबर दे देगा, वो सब रहेगा उलट पलट आपका, है ना। बस दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर रहना चाहिए। तो तीनों भुजाएं जब बराबर रहेगा तो इसको क्या समरूप नाम दीजिएगा? नहीं, सर्वांग सम। समरूप तो तब नाम देंगे जब तीनों भुजा समानुपाती रहेगा, तीनों भुजा समानुपात में रहेगा, समान अनुपात में रहेगा, तब उसको हम नाम देंगे समरूप। क्योंकि समानुपाती भुजा समरूप में होता है, सर्वांश में तो बराबर होता है। तो अगर तीनों भुजा बराबर रहेगा तो कहेंगे हम ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ये, है ना। तो पहला क्राइटेरिया यही कहता है कि यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? आप देखिए, साइड एंगल साइड। ये पढ़ने से देखने से क्या पता चल रहा है कि दो गो भुजा बराबर होना चाहिए। अब बीच वाला कोण, कोण एगो ना, बीच वाला कोण, भुजा फिर कोण फिर भुजा। जैसे मान लेते हैं इससे दो गो त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज है, तो ई भुजा इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर, ई वाला भुजा इसके बराबर। अगर ऐसा कभी दिख जाए, लगातार होना चाहिए, है ना, तब कहेंगे भुजा कोण भुजा से ये दोनों सर्वांगसम है ना। ये चीज ध्यान रखना है कि साइड एंगल साइड मतलब एगो साइड देखो इसके बराबर ये है, फिर एगो कोण और फिर भुजा आपका साइड एंगल साइड। अगर कभी भी अगर ऐसा आपको कंडीशन दिखेगा सवाल में कि पहले भुजा बराबर है फिर कोण बराबर है फिर भुजा बराबर है किसी दो त्रिभुज में, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है आपका। तीसरा कंडीशन और क्या होना चाहिए? एंगल एंगल साइड मतलब क्या? दो गो एंगल, आई लगातार ये सब होना चाहिए, याद रखना है, लगातार होना चाहिए, दो गो एंगल और फिर साइड। अरे बहुत सारे सवाल में तो डायरेक्ट पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा क्राइटेरिया दो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए सही है। चार गो ऑप्शन दे देगा, सब उलट पुलट कर देगा, फिर यही चार गो में से कोई एक उसमें जरूर होगा, उसी को टिक करेंगे। तो याद रखना जरूरी है। एंगल एंगल साइड का मतलब क्या हो गया, समझ सकते हैं? दो गो कोण, जैसे देखिए ई कोण आई कोण बराबर है, फिर ये वाला कोण आई वाला कोण, इस पर उलट दिए, है ना। अब फिर इसके बाद ये वाली भुजा ये वाली भुजा, देखिए एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, लगातार है कि नहीं? लगातार आपका है, लगातार है। कोई अगर यहाँ पे दे देता नहीं बराबर तो नहीं होता आपका, है ना। फिर एंगल एंगल साइड थोड़ी ना होगा, लगातार होना चाहिए। देखो एंगल फिर साइड, देखो एंगल एंगल फिर यहाँ साइड। तो अगर किसी दो त्रिभुज में अगर ऐसा नेचर है तो भी आपका दोनों सर्वांगसम है। चौथा क्या है? आर एच एस। आर मतलब क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल समझते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, समकोण। तो आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, कर्ण कर्ण। अब एक बात बताइए, 90 डिग्री कर्ण को देखने से कौन सा त्रिभुज आपके माइंड में आ रहा है? समकोण त्रिभुज। क्या किसी और त्रिभुज में 90 डिग्री कोण और कर्ण होता है? नहीं होता है। 90 डिग्री एक कोण हो और कर्ण की भी चर्चा है कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज। यानी आप ये बात फिक्स कर लो माइंड में कि चौथा जो क्राइटेरिया है या बोले तो कंडीशन है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, किसी और ट्रायंगल में चौथा क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। जहां समकोण रहेगा वहीं पर चौथा लगेगा। तो आप याद रखिएगा, दो गो समकोण त्रिभुज रहेगा मतलब 90 डिग्री, इसमें भी एगो कोण एगो कोण, उसमें भी 90 डिग्री, दोनों में एक कोण 90 डिग्री, वही हो गया आर। एच मतलब क्या? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों का बराबर होना चाहिए, जितना हाइपोटेनस की लंबाई इसमें उतना ही हाइपोटेनस की लंबाई दूसरे वाले ट्रायंगल में। एस का मतलब कोई एगो साइड, चाहे वो बेस भी हो सकता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है ना। तो वैसी स्थिति में भी उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो आप एक बार बताइए, चौथा जो है क्राइटेरिया कौन सा ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल होता है? समकोण त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज, है ना। तो आपको क्या करना है, इतनी चीजों को सिर्फ नोट करना है, इतनी चीजों को सिर्फ नोट करना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 90 डिग्री, जल्दी छापिए। ये क्या हो गया आपका? कर्ण हो गया। और चौथा जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
फोर्थ कंडीशन, कंडीशन सिर्फ सिर्फ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में मान्य होता है। फर्स्ट, फोर्थ कंडीशन सिर्फ समकोण त्रिभुज में मान्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोसाइन फॉर्मूला है, कोसाइन रूल है। साइन रूल, कोसाइन रूल परिचित है इससे? हाँ। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, कोसाइन रूल। इसको झट से छापिए, मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। आप इसको छापिए पहले जल्दी से, फिर मैं समझा रहा हूँ। कौन सा रूल है? कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। इसके बाद हम लोग करेंगे साइन रूल। कोसाइन रूल या कोसाइन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ऑनलाइन वाले छापो जल्दी से। देख लिए? यही फॉर्मूला को आप इस तरीके से भी दूसरे फॉर्म में दिखा सकते हैं। दूसरे फॉर्म में आप दिखा सकते हैं इस सेम फॉर्मूला को। कैसे? देख लीजिए। देखो पहले इसकी थोड़ी चर्चा कर देते हैं ना, फिर इसके बाद हम इसको प्रूव भी कर दे रहे हैं। पहले आप इसको याद करिए हमारे साथ, है ना। मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहली चीज तो एक त्रिभुज एबीसी है, और एबीसी है, और इसकी सामने की भुजा की लंबाई दे रखा है। देखो ये ए है, और इसकी लंबाई बी है, और इसकी लंबाई सी है। आप देख सकते हैं कोण को कैपिटल लेटर से दिखाया गया, और सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से दिखाया गया। कैपिटल लेटर सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर से। और यहाँ पर ये एंगल ए है, बी है, सी है, और सामने की भुजा दे रखा है। कहोगे सर इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग जनरली जानते हैं कब करते हैं? जैसे किसी त्रिभुज का दो कोण, सॉरी दो गो भुजा और एगो कोण दिया रहे,
दो गो भुजा, अरे वो कोण दिया रहेगा तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज में दो गो भुजा रहेगा, अरे वो कोई कोण दिया रहेगा, तीसरी भुजा निकालना रहेगा तो कोसाइन फार्मूला यूज करें। या फिर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दिया रहेगा और कोई भी कोण निकालना हो तो आप कोसाइन फार्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर एक भाषा भी लिख रखा है कि व्हेन वन एंगल एंड टू साइड्स आर गिवन, एगो कोण और दो गो भुजा जब दिया हुआ रहे, देन वी इजिली फाइंड थर्ड साइड बाय यूजिंग कोसाइन फार्मूला। तीसरी भुजा बड़ा इजिली निकाल सकते हैं कोसाइन फार्मूला यूज करके। यहाँ पर देखिए कॉस ए, कौन सा एंगल है, ए है, ए एंगल ए है, एंगल जो है ना ए है, ई वाला कोण है। देख लीजिए एंगल इसके साथ क्या लगा हुआ है, एंगल जो है ना ए लगा हुआ है, ये वाला कोण। देखिए इसको याद रखेंगे, कौसे बराबर क्या होता है, देखिए अगल बगल की भुजा की लंबाई बताइए कौन कौन है, बी है और सी है। जैसे कोण है तो अगल बगल की भुजा कौन हो गया, बी और सी। सामने वाला भुजा कौन हो गया, ए हो गया। तो हम यही कहेंगे अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर, अब बटा में दो गुना अगल गुना बगल। देखिए यही चीज यहाँ पे रहेगा, दो गुना अगल गुना बगल, ये तीनों में यही लागू होगा आपका। कॉस के साथ जौना एंगल ले लीजिएगा, जैसे ए ले लिए तो अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बटा दो गुना अगल गुना बगल, नहीं होगा। अब कौन कहेगा कॉस बी बताओ, तो पकड़ लिए कि बी ई वाला कौन, तो अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बटा दो गुना अगल गुना बगल। बोलिए तो बिना देखे बोलिए कॉस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा दो गुना ए गुना सी। आपका याद हो गया, अब इस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए वही चीज को जो है ना, यही चीज को थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखा गया, यही चीज को दूसरे फॉर्म में लिखा गया। कहीं कहीं मैंने सवाल में देखा, एसएससी के सवाल में ये ना देकर के ई वाला लिख दिया है आपका। तो कहने का मतलब दोनों सेम ही चीज है। आप देखो इस वाले को हम पहले डेराइव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ये वाला इसके साथ जाके गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, 2bc cos a होगा कि नहीं होगा, 2bc cos a। अब 2bc cos a को उधर भेज दीजिए माइनस में, देखो माइनस 2bc cos a। अरे जो माइनस में ए स्क्वायर है इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2bc cos a जो था ना उस तरफ माइनस में चला गया, माइनस 2bc cos a। तो इससे ये मिला, इससे ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा, है ना। तो आगे भी जल्दी से छापिए, फिर इसका हम प्रूफ देखते हैं। यूज कब करेंगे, मैंने आपको बता भी दिया कि एक एंगल दो गो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं। बाकी मैंने भाषा में लिखा है तो टूटी फूटी भाषा अंग्रेजी का लिखा, जिसको आप बड़ा इजीली समझ सकते हैं। When one angle and two sides are given, एक गो कोण और दो गो भुजा दिया रहे, then we easily find third side by using cosine। आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूव किया जाएगा, कहाँ से ये फॉर्मूला आया है, ये हमारा प्रूफ। इतना तक आप छाप लो, सिर्फ ये प्रूफ हम लोग देखें अगली क्लास में। बहुत लोग अपसेंट भी है, कल से लोग आ जाएंगे शायद, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। आप तो पढ़ना है ना, आप पेन रूपी बैट से कॉपी रूपी पिच पर, है ना। हाँ अच्छा शॉट खेलना है। ये बैट हो गया पेन रूपी बैट, कॉपी रूपी फील्ड मैदान पिच, है ना, उससे बेहतरीन शॉट लगाना है। अब इसकी बारी है ना। चलिए। बाकी आज की सेवा यहीं तक, यहाँ से प्रूफ हम लोग अगले क्लास में देख के बढ़ेंगे, है ना।
कल आप लोग बुक भी लेकर के आइएगा। हम चाहते हैं कि जितना अभी तक थ्योरी दिए हैं कुछ सवाल भी कर लिया जाए बुक वाला, नहीं तो अभी बहुत थ्योरी बचा हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रेंगल।